गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, गुड। ठीक है, तो कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ आरएनए फिनिश किए थे अपने, राइट? चलिए आज का जो टॉपिक है दैट इज अ प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो क्लास जब बात की जाए प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में तो आप लोग जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसे हम 2 स्टेप्स में पढ़ते हैं, है ना? कितने स्टेप्स में पढ़ते हैं? इसे हम 2 चरण में उसका अध्ययन करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है, पहला चरण जो होता है दैट इज अ अनुलेखन। ठीक, अनुलेखन को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, सेकेंड अनुवाद। वेरी नाइस। ठीक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम लोग को अगर प्रोटीन संश्लेषण स्टडी करना है तो हमें वो कितने भागों में पढ़ना पड़ेगा? 2 भागों में, अनुलेखन और अनुवाद। इसके बारे में से हम लोगों ने कल भी बात की थी। अनुलेखन क्या होता है? एग्जैक्टली आपके डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, वो भी आरएनए कौन सा? आप टाइप्स जानते हैं, एमआरएनए। ठीक है भाई, टीआरएनए तो नहीं बनेगा, है ना? तो कौन सा एमआरएनए आपका? कौन सा आरएनए? एमआरएनए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं डीएनए से एमआरएनए के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहलाती है। ठीक है, वहीं जब हम बात करें आपकी ट्रांसलेशन के बारे में, अनुवाद के बारे में, तो अनुवाद वो प्रक्रिया होती है जिसमें आपके एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, चाहे तो प्रोटीन बोलिए या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन। बात एक ही है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन को ही तो हम प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की जो प्रक्रिया होती है एमआरएनए से, क्या कहलाई जाती है आपकी? अनुवाद। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन। ठीक, तो चलिए बात करते हैं 1 बाय 1। वैसे तो आप फर्स्ट स्टेप के बारे में तो मोस्टली बहुत कुछ जान ही चुके हैं आप, है ना? लेकिन अब चूंकि हमें पूरा पढ़ाना एक बार, तो एक बार फिर सुनिएगा। अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन। तो क्लास जब बात की जाए अनुलेखन के बारे में तो उसमें डीएनए से एमआरएनए जब बनता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, मतलब द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, तो और आपका एमआरएनए कैसा होता है? एक रज्जुकी होता है। ठीक, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन, पढ़ा था, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? डीएनए की प्रतिकृति बनाते थे, है ना उसमें हम। तो डीएनए रेप्लिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तब उसमें आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड काम आते थे, है ना? जिसमें एक पर तो फ्रेगमेंट्स लगते हैं उसके टूट टूट कर, और एक में एक डायरेक्ट कंटिन्यूअस वे में बनता था डीएनए, है ना? तो कहने की बात ये है कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन में तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड काम में आते थे, है ना? लेकिन जब हम लोग बात करें आपके डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ डीएनए का एक रज्जू ही काम में आता है। कितना आता है? सिर्फ एक रज्जू काम आता है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें तो डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एंड होता है, ठीक है, उस तरफ से बनना स्टार्ट होता है आपका एमआरएनए, क्योंकि संश्लेषण जो होगा वो कैसे होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
इतना तो जानते हैं कि संश्लेषण जो होता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो जो चीज ऐसे चल रही है आपकी, तो जब बनेगा mRNA तो इस डायरेक्शन में बनेगा। ये तो आप डीएनए रेप्लिकेशन में भी जानते हैं। इसीलिए इसमें जो डीएनए होगा उसका स्ट्रैंड, उसका कौन सी होगी पोलैरिटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जबकि जो आपका mRNA बनता है वो उसका क्या होगा, आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पर जब हम लोग डीएनए से mRNA बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ डीएनए का एक रज्जु ही काम आएगा, जिसमें से उसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड जो होगा, ठीक है, वहां से बनेगा, और एक रज्जु की जो आपका mRNA है उसका क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनना स्टार्ट होता है। कोई परेशानी नहीं। चलिए बात करते हैं। आप लोग जानते हैं, कल भी बात की थी कि डीएनए से क्या डायरेक्ट आपका mRNA बनता है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या बनता है आपका? HNRNA। वेरी नाइस। ठीक है, तो HNRNA मतलब इसको हमने क्या बताया था कल? हेट्रोजीनियस आरएनए। ठीक है, यानी कि विषमांगी आरएनए, विषमांगी आरएनए। चलिए इसको फिर लिख लेते हैं। इसकी अगर आप फुल फॉर्म देखना चाहें तो उसको बोल सकते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होती है। ठीक है, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषमांगी केंद्रकीय आरएनए। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो इसको हेट्रोजीनस यानी कि विषमांगी आरएनए के नाम से भी जान सकते हैं। कोई परेशानी नहीं। जब हम लोग बात करें तब HNRNA, ये जो आपका HNRNA होता है विषमांगी आरएनए, ये कैसा होता है आपका? अपरिपक्व। ये कल बताया था ना आपका, ये अपरिपक्व आरएनए होता है। ठीक है, तो इस अपरिपक्व आरएनए से परिपक्व आरएनए जो बनता है, ठीक है, क्या बनेगा आपका? mRNA। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? परिपक्व आरएनए। ठीक है, अच्छा देखिए ये सब हम लोग कल बात कर चुके थे। मुझे इतना बताइए, HNRNA जो होता है इसे हम विषमांगी आरएनए क्यों कहते हैं? एग्जैक्टली, इसमें आपके एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए बहुत शॉर्ट में बताते हैं इसको हम। ठीक है, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। ठीक है, तो एक्सॉन और इंट्रॉन में डिफरेंस क्या होता है? वेरी गुड। और इंट्रॉन्स में अनुवांशिक सूचना निहित नहीं होती है, उसमें नहीं पाई जाती अनुवांशिक सूचनाएं। फिर हम क्या करते हैं, ये जो चीज होती है इसे हम बोलते हैं स्प्लिट। कल बताया था ना, चाहे तो आप स्प्लिट सीक्वेंस बोलिए चाहे स्प्लिट श्रृंखला बोलिए, बात एक ही है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ये तो विषमांगी आरएनए हो गया। अब क्या करेंगे हम? बिल्कुल, मतलब आरएनए का संबंधन करेंगे। अब हम संबंधन करेंगे ना, स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए होगा यहाँ पर। अब मतलब आरएनए का संबंधन। ठीक है, स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए को हमने ये बताया था कल, आरएनए का संबंधन। उसमें हम क्या करते हैं, आपके इंट्रॉन्स को हटा देते हैं यहां से, तब हमारे पास जो चीज हमें मिलती है दैट इज अ सिर्फ इंट्रॉन्स। मतलब यहां पर ये था आपका अपरिपक्व आरएनए। ठीक है, और यहां पर पहुंचते हुए अब ये पूरा बन चुका है परिपक्व आरएनए, मतलब आपका एमआरएनए का पूरा स्ट्रैंड तैयार है। ठीक है, एमआरएनए का जो रज्जू होता है अब आपका यहाँ पर आकर तैयार हो चुका है। कोई परेशानी नहीं। तो मतलब यहाँ तक हम लोगों ने कल बात की थी, इसीलिए थोड़ा बहुत जल्दी इस प्रोसेस को निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब बन चुका है आपका एमआरएनए। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए की बनने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुलेखन कहलाती है। कोई परेशानी नहीं, समझ में आया? चलो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करें। चलो
हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज अ अनुवाद। यही है ना, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। पहली बात तो ये है क्लास कि आप लोगों को अच्छे से जो स्टडी करना है वो अनुलेखन की करनी है, ठीक है। अच्छे से जो पढ़ना है आपको वो अनुलेखन पढ़ना है, और अनुवाद क्यों नहीं अच्छे से करना है वो मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद रीजन बताऊंगी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी कभी पूरा टॉपिक आ जाता है ना प्रोटीन संश्लेषण, तो आपको दोनों ही लिख कर आने पड़ेंगे, लेकिन कभी कभी सिर्फ और सिर्फ अनुलेखन ही आता है, ठीक है, कि अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाइए, तब आपको वही लिख कर आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कल मैंने जब सिलेबस देखा तो उसमें से मुझे ऐसा लगा शायद कुछ मिसिंग था, उसमें आपका ट्रांसलेशन दिया हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन समझाना जरूरी है, अगर आप लोगों के में आ जाता है गलती से भी सही प्रोटीन संश्लेषण तो आपको देना पड़ेगा वहां पर, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। सुनो, इसे लगा दो। चलो, अब हम लोग बात करते हैं आपके अनुवाद के बारे में, ठीक है। तो अनुवाद में क्या होता है, आपके एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब आपकी प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है यहाँ पर अब, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अनुवाद कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात, जब हमें पढ़ना हो आपका अनुवाद तो इसे हम 2 स्टेप में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी 2 चरण में हमें स्टडी करनी होगी, जिसमें है फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ, हिंदी रूपांतरण कर दिया जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो अम्ल का सक्रियत होना, ठीक है, सक्रियत होना लिखिए चाहे करना, ठीक है, पहले उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो जब हम लोग क्लास बात करें आपके एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में, तब उसमें समझिएगा यहाँ पर अमीनो अम्ल है, ठीक है, अमीनो अम्ल को हम डायरेक्ट अमीनो एसिड लिखते हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, जब हमें किसी चीज को एक्टिव करना होता है, ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा हमें किस रूप में मिलेगी, थोड़ा तेज बोल दीजिए, एटीपी के रूप में मिलेगी, ठीक है। चलिए, एटीपी के रूप में मिलेगी हमें, ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया होती है सक्रियत करने की, ये किसी ना किसी एंजाइम के देखरेख में होती है ना, बिना एंजाइम के तो कोई एक्टिविटी होगी ही नहीं। तो जो एंजाइम इसमें काम आता है दैट इज अ अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी यही लिखिएगा, अमीनो एसिड संश्लेषित एंजाइम, ठीक है। सिंथेटेज, सिंथेटेज जो है ये है आपका एंजाइम का नाम सिंथेटेज, और हमें ये किसमें काम आ रहा है, आपका अमीनो एसिड को एक्टिव करने के, ठीक है। इसीलिए हमने एंजाइम को नाम क्या दिया हुआ है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। कोई परेशानी नहीं, समझ में आया। लिखने का प्रॉपर टाइम दे दिया जाएगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है, पहले एक ये चीज समझ लीजिए वरना फिर समझ में मुश्किल है, ठीक है। देखिए, अब हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड है, एटीपी है और आपका एंजाइम है, ठीक है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, अमीनो एसिड ठीक है, अमीनो एसिड एटीपी, ठीक है। अब देखिएगा, चाहे तो आप यहाँ पे अमीनो एसिड डॉट अमीनो एसाइल
ठीक है, यहाँ पे कितने फॉस्फेट के अणु हैं? एक सेकेंड, हाँ भाई पीछे से बताना शुरू करें जरा मुझे, कितने इसमें एटीपी में फॉस्फेट के कितने अणु हैं? 3, वेरी गुड, ठीक है 3 है। देखिए ट्राई फॉस्फेट है, ट्राई माने 3 होता है भाई, ठीक है। 3 फॉस्फेट अणु में से 2 फॉस्फेट अणु, जब ये प्रक्रिया होती है तो वो 2 फॉस्फेट अणु निकल जाते हैं, ठीक है। तब हमारे पास क्या रह जाता है? सिर्फ अमीनो, एक को क्या बोलते हैं? मोनो फॉस्फेट, ठीक है। तो हम एटीपी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कोई परेशानी? समझ में आया? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का वो हुआ है, ठीक है ना, रिएक्ट किए हैं, ये अभिक्रियाएं की है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाया, मिश्रण बनाया है इन्होंने, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर। अब AMP का मतलब समझ में आया? समझ में आया? अब AMP मोनोफॉस्फेट, कितने फॉस्फेट के अणु निकल गए? 2, ठीक है। ये फॉस्फेट अणु मतलब कौन से होते हैं आपके? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट बोलते हैं ना इन्हें हम, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ में आई फर्स्ट रिएक्शन? किसी को परेशानी नहीं? देखिएगा फिर समझिएगा, इसमें पहले जो आपका चरण है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है? अपने अमीनो अम्ल को सक्रियत करना होगा, एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की और एंजाइम की, ठीक है। ऊर्जा हमें मिलती है हमेशा एटीपी से, और एंजाइम हम कौन सा यूज करते हैं? अमीनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम, ठीक है। अमीनो एसाइल क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज अमीनो एसिड को सक्रियत करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक खास बात क्या होती है, हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल उपस्थित हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आप थोड़े 20 से ज्यादा देखेंगे, 21 या 22 भी देखने को मिलते हैं, थोड़ा रिसेंटली जो सर्च होती है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें तो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में 20 उपस्थित हैं कम से कम, ठीक है। तो 20 अमीनो अम्ल को सक्रियत करने के लिए जो हम एंजाइम यूज करते हैं वो भी आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के हैं ना, तो उनको सक्रियत करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके नाम यही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अमीनो एसाइल की जगह जो वो अमीनो अम्ल होगा उससे रिलेटेड वो एंजाइम हो जाता है, ठीक है। एक ही एंजाइम सबको सक्रियत नहीं कर सकता, खास बात होती है इसमें, ठीक। समझ में आया? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। लिख लिया? ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों टर्म लिखे हैं, ठीक है, दोनों ही टर्म याद रखिएगा, इनमें से आप एक टर्म चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए अब जो आपके पास नेक्स्ट चरण है, नेक्स्ट स्टेप जो आपको स्टडी करना है, दैट इज अ देखिए हमारे पास अब आ चुका है आपका सक्रियत अमीनो अम्ल, ठीक है। आप जानते हैं कि इसमें हमें किसकी जरूरत होती है? टीआरएनए की, टीआरएनए की जरूरत होती है। आप लोगों को जब इसका स्ट्रक्चर बताया था टीआरएनए का, ठीक है, उस वक्त एक बात कहा था कि ये जो अमीनो अम्ल, देखिए ये कहा था कि यहाँ पे इसको पहचानते हैं और यहाँ पर उसको सक्रियत अमीनो अम्ल को क्या किया जाता है? अटैच करके लेके जाते हैं और फिर प्रोटीन संश्लेषण की साइट पर लेके जाते हैं, है ना, जहाँ पर उसका स्थल होता है प्रोटीन संश्लेषण वाला, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर आपको करना है इसी टीआरएनए को सक्रिय,
अभी एक्टिव नहीं है। मैंने स्पेशल बात बताई थी उस वक्त भी, हर एक अमीनो अम्ल को लेकर जाने के लिए एक अलग प्रकार का टीआरएनए होता है। बताया था ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही सबको ले जाएगा, चल यहाँ पे हो गया ये बोल देगा जाओ, पूरा टीआरएनए जाता था। बताया था ये उस टाइम पर, है ना। तो चलिए उसी चीज को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम करना है आपके टीआरएनए, ठीक है ना। टीआरएनए का सक्रियण या फिर उसको चार्ज्ड करते हैं। इसमें हम टीआरएनए को क्या करेंगे, चार्ज्ड करेंगे। चार्ज्ड कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बनाया था आपका कॉम्प्लेक्स, क्या नाम था, अमीनो एसाइल लिख देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है, या फिर क्योंकि आपने यहाँ पे एंजाइम ऐड कर दिया इसलिए, ठीक है ना, या फिर आप अमीनो एसिड सिंथेटेज भी लिख सकते थे, अमीनो एसाइल कॉम्प्लेक्स जो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बनता है दैट इज अमीनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स, यही बना था अमीनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स। कोई परेशानी, ठीक है। हमें सक्रिय किसको करना है, टीआरएनए को करना है, ठीक है, ऐड कर दिया हमने। अब हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, रिजल्ट देखिएगा, अमीनो एसाइल है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए चार्ज्ड हो गया आपका, किससे जुड़ चुका है ये, अब आपका अमीनो एसाइल के साथ जुड़ चुका है, ठीक है ना। अमीनो एसाइल क्या था आपका, कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा वहां पर हमने, ठीक। तो क्या बनाता है हमारा अमीनो एसाइल टीआरएनए, चार्ज्ड हो गया, सक्रियत हो गया, ठीक है। प्लस क्या निकल जाता है, AMP, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट निकल गया। कोई परेशानी, समझ में आया। अब हमारे पास हो चुका है आपका टीआरएनए का सक्रियण, ठीक है। अब जो सारा काम करेगा वो करेगा ये वाला टीआरएनए, ठीक है, क्योंकि अब इसके पास टीआरएनए के पास आपका अमीनो एसिड भी है, ठीक है, वो भी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड पहुंच चुका है उसके सिरे पर, ठीक है। यही तो हम सीखते थे अब तक टीआरएनए के उसमें स्ट्रक्चर पर, क्या बताया था कि यहाँ पर एक्टिवेटेड एमिनो एसिड लगता था, ठीक है। तो उसी चीज को तो हमने क्या बोल दिया है, टीआरएनए का सक्रियण, टीआरएनए का एक्टिवेशन, यानी कि टीआरएनए को चार्ज्ड कर दिया हमने। कैसे कर दिया, उसके ऊपर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड लगाकर। कोई परेशानी। अब जो सारा काम करेगा वो ये वाला टीआरएनए करेगा, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, अमीनो एसिड, वो भी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। कोई परेशानी नहीं, समझ में आया। देखिए अब समझिएगा क्लास, हमें अनुवाद की प्रक्रिया पढ़नी है। हमारे पास टीआरएनए हो चुका है अब कंप्लीट, ठीक है, सक्रियण की अवस्था में आ चुका है, चार्ज्ड हो चुका है। तो अब जो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया चलती है वो 3 स्टेप्स में हमें पूरी होती है ना, ये कह सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण जो है वो 3 स्टेप्स में पूरी होती है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका इनिशिएशन, मतलब आरंभन, ठीक है। सेकेंड एलोंगेशन, मतलब दीर्घीकरण, ठीक। सी
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आपकी जो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसे हमें इन तीनों स्टेप्स में स्टडी करना है। ठीक है, मतलब इन 3 स्टेप्स में आकर लास्ट में क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण को ही तो हम प्रोटीन संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो 3 स्टेप हैं, दैट इज द आरंभन, प्रोटीन संश्लेषण का आरंभ होना। ठीक है, प्रोटीन के बनने के जो स्टार्ट करते हैं वो चीज। नेक्स्ट दीर्घीकरण, उसका इलोंगेशन, जो वो बढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक, दीर्घीकरण होगा उस चेन का, उस श्रृंखला का, जो प्रोटीन की जो श्रृंखला होगी उसका बढ़ना, इसमें स्टडी करना है दीर्घीकरण में। लास्ट में जब वो जाकर समाप्त होगी आपकी, भाई बनने पर आपकी समाप्ति भी तो होती है। हम लोगों ने स्टॉप कोडन पढ़े थे, नॉनसेंस कोडन पढ़े थे ना, तो जब वो आ जाएंगे तब आपका समापन हो जाएगा उस श्रृंखला का। ठीक है, तो हमारी जो प्रोटीन संश्लेषण की जो वो है आपकी प्रक्रिया, वो आपको इन 3 स्टेप्स में स्टडी करनी है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है इनिशिएशन, मतलब आरंभन। अगर हम लोग क्लास बात करें तो इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए कुछ कारक की जरूरत होती है। किसकी जरूरत पड़ती है, कुछ कारकों की जरूरत पड़ती है। चलो, कारकों की जरूरत पड़ती है, कारक मतलब फैक्टर, कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है हमें। ठीक है, जब हम बात करें आपकी प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होगी उसमें, ठीक है, हालांकि हमारा उससे दूर दूर तक वास्ता नहीं है, पर पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना बता रहे हैं। तो जब हम बात करें आपके प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, व्हाट हैपेंड, हाँ, यहाँ तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ हमने भी टीआरएनए सक्रियत किया है, जो टीआरएनए यहाँ पर काम आएगा पूरा। ठीक है, अभी सिर्फ सक्रियत किया है हमने। ठीक है, उसको टीआरएनए को, टीआरएनए सक्रियत किया था ना, अब वो आपका इनिशिएशन में भी जाएगा, इलोंगेशन में भी जाएगा, टर्मिनेशन के बाद बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी तो जरूरत पड़ेगी ना। जैसे देखो, खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, सब्जी बनाने से पहले उसकी सारी सामग्री इकट्ठी करते हो, है ना। ये थोड़ी ना एक बिना सब्जी काट डायरेक्ट छौंक देते हो। प्रक्रिया जो सब्जी बनाने की होती है, छौंकना, उसको चलाना, उसमें पानी डालना, उसको बंद करना, यही प्रक्रिया होती है। पर उससे पहले आपको सामग्री भी तो इकट्ठी करनी पड़ेगी, इकट्ठी करनी पड़ेगी ना उसको। तो ये सब्जी भी काटनी है आपको, जिसमें छौंकना है, तेल वेल वो सब चीज रखना पड़ेगा। तो अभी हमने सिर्फ सामग्री इकट्ठी की है बस। टीआरएनए अब हमने इकट्ठा कर रखा है, अब हमारा काम है उस टीआरएनए को छौंक देना। ठीक है, चलो अब हमने क्या करना है, जब हम लोग क्लास बात करें आपके प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है, तो उसमें जो आपके आरंभन कारक होते हैं, ठीक है, वो होंगे सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे कि हम आते हैं यूकैरियोट्स में, है ना, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं टोटल 10। क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से होते हैं, 3। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें होते हैं IF1, IF2, IF3। ठीक है, लिखने का प्रॉपर टाइम दे दिया जाएगा, डोंट वरी, पहले समझ लें आप। ठीक है, तो इसमें कितने हैं आपके, IF1, IF2 एंड IF3, 3 आरंभन कारक होते हैं। IF क्या है, इट इज अ इनिशिएशन फैक्टर, आरंभन कारक। ठीक है, आरंभन कारक प्रथम, आरंभन कारक द्वितीय, आरंभन कारक तृतीय। ठीक है, अब हम बात करें अगर यूकैरियोटिक के बारे में, तो यूकैरियोटिक में कितने होते हैं टोटल, 10। कौन से होंगे हम, EIF1, ठीक, EIF2, EIF3, EIF4A। ठीक है, अब ABCD सुना लिखना है हम लोगों को पूरी, या 1 2 3 सुना लिखना है। 4A, EIF4B,
EIF for C, EIF for D। ठीक है, E को छोड़ देना, E हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लगा रखा है। ठीक है, E को स्किप कर दीजिए, EIF for F। ठीक है, कोई परेशानी, समझ में आया? उसके बाद फिर से अपने 1 2 3 स्टार्ट कर लो। EIF 5, EIF 6, काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गए? ठीक है, अच्छा अब मैं एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर जो E है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यूकैरियोटिक को। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होने की वजह से इन कारकों को हमने ई से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ई यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1। ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक आरंभन कारक प्रथम, यूकैरियोटिक आरंभन कारक द्वितीय। ठीक है, तो इस तरह से आपके यूकैरियोट्स में कितने होते हैं आरंभन कारक? 10। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आप लोगों को नोट डाउन करना है, कीजिए, फिर आगे बताते हैं। समझ में आया? गुड। 4A, ए का मतलब नहीं, यहाँ पर F4 के ही अलग कंपोनेंट्स कर दिए गए हैं, यहाँ पर उनको हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया गया है। ठीक है ना, तब हमने उसको डिफरेंशिएट दिखाने के लिए उसको ABCD इस तरह से नाम दिए गए। ठीक है, हो गया? चलें आगे बात करते हैं हम। जल्दी कीजिए। देख लिया? चलिए अब हम लोग क्लास बात करते हैं आपके फर्स्ट स्टेप के बारे में। एक सेकंड बस, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ईयर आप लोग जरा प्लीज रिजाइन कीजिए पहले।